Good morning, students. Here is one more video of your chapter number first, resources, in which we will discuss about distribution of resources, human resources, and human-made resources. Okay, so pay attention and kindly listen the video for your better understanding of the chapter. So let's start. Distribution of resources. Distribution of natural resources is not even on the land. Some resources might be abundantly available in certain parts of the world and not available in other parts. For example, oil is found in plenty in the Gulf countries, but it is very less in the Asian countries. In the same way, diamond and gold are found in plenty in African countries, but they are found in less amount in the European countries. Thus, the distribution of resources in the world is highly uneven. All the countries of the world are interdependent in terms of resource availability, as no country is self sufficient in every resource. This is because of the different landforms as well as different climate all over the world. Also, the number of people living at any place and their dependence on the resource vary. Therefore, exchange of resources among countries is required for the economic development of every country. Now, listen. This this topic contains the distribution of resource, how the resources are distributed through all over the countries. Okay, so listen. Distribution of natural resources not even on the land. ठीक है, पूरे अर्थ पर जो रिसोर्सेस हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं. Some resources might be abundantly available in certain parts of the world and not available in other parts. कुछ रिसोर्सेस ऐसे होंगे जो किसी एक जगह पे भरपूर मात्रा में उपलब्ध होंगे, लेकिन वही रिसोर्स किसी दूसरे जगह पर अवेलेबल ही नहीं होगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, ऑयल इज़ फाउंड इन प्लेंटी इन द गल्फ़ कंट्रीज़. जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं सच एज सऊदी अरेबिया, ये सारे जो इराक, ईरान, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो ऑयल है, मतलब जो पेट्रोलियम है, जो तेल, कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल, वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है. ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम देखें जो एशियन कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे बहुत कम पाया जाता है. इन द सेम वे डायमंड एंड गोल्ड आर फाउंड इन प्लेंटी इन अफ्रीकन कंट्रीज़. इसी तरीके से अगर हम डायमंड और गोल्ड की बात करें तो ये अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि जोहानसबर्ग, ठीक है, मतलब साउथ अफ्रीका का एक हम कह सकते हैं कि सिटी है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है, डायमंड पाया जाता है. ठीक है, तो जो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डायमंड और गोल्ड काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पाया जाता. बट दे आर फाउंड इन लेस अमाउंट इन द यूरोपियन कंट्रीज़. दस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड इज़ हाईली अनइवन. इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइवन है. ठीक है, ऑल द कंट्रीज of the world are interdependent in terms of resource availability as no country is self sufficient in every resource. इसलिए दुनिया के जितने भी देश हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं. जब भी किसी देश को किसी रिसोर्स की ज़रूरत होती है तो वो एक दूसरे से एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, एक देगा तो दूसरे से कुछ लेगा, मतलब जिसके पास जो रिसोर्स की कमी होती है वो दूसरे से दे करके अब, ठीक है, दूसरे से ले करके अपने पास जो चीज़ है उसे दे देते हैं. ठीक है, तो एक तरीके से जो मतलब वैश्विक भाईचारा होता है, ब्रदरहुड होता है, वो भी इस तरीके से कायम रहता है. ठीक है, हालांकि ये सारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं चीज़ें, वो सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही किए जाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो रिसोर्सेस हैं वो अनइवन होने की वजह से जो देश हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स एज वेल एज डिफरेंट क्लाइमेट ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब सवाल ये उठता है कि ये जो रिसोर्सेस हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों हैं? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न जो डिफरेंट लैंड फॉर्म है और डिफरेंट क्लाइमेट ऑफ द कंट्रीज़. ठीक है, हर एक देश का जो क्लाइमेट होता है वो डिफरेंट होता है और वहाँ के जो लैंड फॉर्म्स है वो डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी होती है वो भी डिफरेंटली पाया जाता है. ठीक है, फिर हम देखेंगे ऑल्सो द नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट एनी प्लेस एंड देयर डिपेंडेंस ऑन द रिसोर्स वैरी.
और इसी तरीके से हर एक देश में जो लोग रहते हैं उनका नंबर भी डिफरेंटली वैरी करता है। किसी देश में कम लोग हैं तो किसी में ज़्यादा है। अगर किसी देश में ज़्यादा है तो वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे। जब रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे तो वहाँ का रिसोर्स ख़त्म होगा तो वो दूसरे देशों से मंगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। ओके, फिर देखो, देयर फोर एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज अमंग कंट्रीज इज रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एवरी कंट्री। इसलिए जो रिसोर्सेज है देश आपस में एक्सचेंज करते हैं जिससे कि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता रहता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेकअप द ह्यूमन रिसोर्सेज। They themselves are the biggest resource of the world. It is basically their mental and physical abilities that help in transforming the materials into valuable resources, improving the quality of skills of the people so that they are able to create more resources known as human resource development. ठीक है, देखिए किसी भी देश के पॉपुलेशन को अगर हमें रिसोर्स में डेवलप करना है, मतलब ये है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं अगर उन्हें ह्यूमन रिसोर्स बनाना है तो हमें उन्हें क्या देना होगा, एजुकेशन देना होगा, स्किल प्रोवाइड्स करनी होगी, हेल्थ प्रोवाइड करना होगा, तब जा कर के वो अपने अंदर की एबिलिटीज को यूज़ करते हुए कि कोई भी एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे अगर किसी भी इंसान को आप पढ़ा लिखा दे तो वो डॉक्टर बन जाएगा, जब डॉक्टर बनेगा तो लोगों का ट्रीटमेंट करेगा। अगर इसी तरीके से अगर वो पढ़ लिख लेगा तो इंजीनियर बनेगा तो अलग अलग नए नए तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों को अगर आप स्किल प्रोवाइड करते हो तो वो आगे चल करके कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा योगदान देते हैं। ठीक है, और यही क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। ओके, अब इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में आपको पता है, जो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज होते हैं, जितनी भी चीज़ें ह्यूमन के द्वारा बनाई गई, मतलब आदमियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती है वो सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। देखो, जैसे यू हैव जस्ट रेड अबाउट हाउ एनीथिंग फाउंड इन नेचर बिकम्स अ रिसोर्स ओनली व्हेन ह्यूमंस हैव अ यूज फॉर इट। People use natural resources to make buildings, bridges, vehicles, roads, machinery, etc., which are called human-made resources. Now listen. अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब ह्यूमन बींग्स उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पीपल्स आर यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रिजेस बनाने के लिए, व्हीकल्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, विच आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ये जो चीज़ें बन करके आती हैं, जो आर्टिफिशियली बन करके आती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स। Technology is also known as human-made resource. For example, mineral oil when extracted from rock is a resource, but when this mineral oil is converted to petroleum jelly or turpentine oil, it becomes a human-made resource. ठीक है, देखो, जैसे एग्जांपल दिया कि मिनरल ऑयल व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक इज़ अ रिसोर्स। जब पत्थरों के नीचे से जब तेल निकाला जाता है, मिनरल ऑयल, तो क्या होता है, रिसोर्स होता है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उसे पेट्रोलियम जेली में कन्वर्ट किया जाता है, टर्पेंटाइन ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक की क्लास आज की थी। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आपको मंडे को समझाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहें, समझते रहें। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।